हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू स्टडी प्लैनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भुगतान संतुलन। अर्थशास्त्र के अंतर्गत भुगतान संतुलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक देश के भुगतान संतुलन के घाटे को दूर किया जा सकता है। एक देश के भुगतान संतुलन के घाटे को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? आपके विकल्प हैं स्वर्ण के निर्यात द्वारा, स्वर्ण के आयात द्वारा, आयातों में वृद्धि करके, या फिर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानिए कि भुगतान संतुलन क्या है। दोस्तों, भुगतान संतुलन किसी देश का किसी निश्चित समय, सामान्यतः ये समय 1 वर्ष का होता है, के अंतराल में समस्त वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा होता है। इसमें चालू खाते तथा पूंजी खाते के समस्त लेन देन शामिल होते हैं। भुगतान संतुलन के घाटे की स्थिति को स्वर्ण के निर्यात द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी हमारा विकल्प 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके अनुसार? दिए गए विकल्पों के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों, आप जान लीजिए कि भुगतान संतुलन के घाटे को ब्याज दर में वृद्धि करके भी सही किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यदि आयातों में वृद्धि होती है, या फिर स्वर्ण का आयात किया जाता है, या फिर ब्याज दर में कमी की जाती है, तो भुगतान संतुलन का जो घाटा है वह और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है कि आयातों की मांगलोच और निर्यातों की मांगलोच का योग कितना हो कि अवमूल्यन द्वारा भुगतान अवशेष को सुधारा जा सके। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आयातों की मांगलोच और निर्यातों की मांगलोच का योग कितना हो कि अवमूल्यन के द्वारा भुगतान अवशेष को सुधारा जा सके। विकल्प हैं आपके 1 के बराबर, 1 से अधिक, 1 से कम, या फिर 0। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, 1 से अधिक। दोस्तों, अवमूल्यन द्वारा भुगतान शेष में सुधार तभी हो सकता है जब आयातों तथा निर्यातों की मांग लोच का योग 1 से अधिक है। आयातों तथा निर्यातों की मांग की लोच का योग 1 से अधिक होने की स्थिति मार्शल लर्नर स्थिति कहलाती है। वहीं यदि आयात व निर्यात के मांग की लोच का योग 1 के बराबर हो तो भुगतान शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, मुद्रा मूल्य का अवशोषण सिद्धांत किसने दिया है? मुद्रा मूल्य का अवशोषण सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प हैं आपके सिडनी एस अलेक्जेंडर ने, BN गांगुली ने, R नर्क्स ने, या फिर रिचर्डसन ने। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प A हो जाएगा। दोस्तों, मुद्रा मूल्य का अवशोषण सिद्धांत सिडनी एस अलेक्जेंडर ने दिया है। अवमूल्यन का यह अवशोषण सिद्धांत कीन्स के राष्ट्रीय आय संबंधों पर आधारित है, इसीलिए इसे भुगतान शेष का कीन्सीय मार्ग भी कहते हैं। सिडनी एस अलेक्जेंडर के अनुसार यदि किसी देश के भुगतान शेष में घाटा हो तो इसका मतलब है कि लोग जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक अवशोषण कर रहे हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय से उपभोग और निवेश पर घरेलू व्यय अधिक है। यदि भुगतान शेष में अतिरेक है तो वे अवशोषण कम कर रहे हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय में उपभोग और निवेश पर घरेलू व्यय कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प हो जाएगा, विकल्प A सही हो जाएगा। सिडनी एस अलेक्जेंडर ने मुद्रा मूल्य का अवशोषण सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देश की मुद्रा के मूल्य ह्रास का क्या अर्थ है? देश की मुद्रा के मूल्य ह्रास का क्या अर्थ है? विकल्प हैं आपके घरेलू व विदेशी दोनों मुद्राएं सस्ती होना, घरेलू मुद्रा का सस्ती होना, विदेशी मुद्रा का सस्ती होना, या फिर घरेलू मुद्रा का महंगा होना। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प B हो जाएगा। घरेलू मुद्रा का सस्ता होना क्या कहलाता है? मुद्रा का मूल्य ह्रास। दोस्तों, किसी देश की मुद्रा ह्रास का क्या अर्थ है? उस देश की मुद्रा का सस्ती हो जाना। जब देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में बाजार की शक्तियों द्वारा कम हो जाता है, तब इसे ही मुद्रा का मूल्य ह्रास कहते हैं। और जब देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में सरकार द्वारा जानबूझकर कम किया जाता है, तब इसे अवमूल्यन कहते हैं। बहुत बारीक सा अंतर है मूल्य ह्रास और अवमूल्यन में। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर मुद्रा का मूल्य बाजार की शक्तियों द्वारा कम होता है तो वो मुद्रा ह्रास कहलाएगा, और अगर सरकार द्वारा जानबूझकर कम किया जाता है तो वह अवमूल्यन कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्यतः विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र का ढाल होता है। विकल्प हैं आपके 0, ऋणात्मक, धनात्मक, या फिर अनंत।
सामान्यतः विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र का ढाल होता है, क्या होता है? शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या फिर अनंत होता है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी हो जाएगा, धनात्मक। तो यहाँ पे आपके समझने के लिए छोटा सा एक ग्राफ हमने दिया है, जिसमें एक्स अक्ष पर क्वांटिटी या फॉरेन एक्सचेंज है और वाई अक्ष पर एक्सचेंज रेट है। तो यहाँ पे आप देखिए जो डी है वो मांग वक्र है, और यहाँ पे आप देखिए डी जो मांग वक्र है उसका ढाल ऋणात्मक है, और एस जो है वो पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र का जो ढाल है वो धनात्मक है। दोस्तों, जब विदेशी विनिमय की बात चली है तो आइए आपको बताते हैं कि विनिमय या विनिमय दर होता क्या है। दोस्तों, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है विनिमय दर कहलाती है। जब भुगतान शेष में असंतुलन पैदा हो जाता है तो विनिमय दर को ऊंचा या नीचे रखकर समायोजित किया जाता है। विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है मुद्रा का अधिमूल्यन और नीचे रखने का अर्थ है मुद्रा का अवमूल्यन। अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये की विनिमय दर है। भारतीय रुपये की विनिमय दर है एक स्थिर दर, बाजार में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र, प्रबंधित दर या फिर बी और सी दोनों। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में प्रबंधित विदेशी विनिमय दर प्रणाली है जो बाजार में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है, अर्थात चालू खाते एवं पूंजी खाते पर होने वाले सभी व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपये को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत के भुगतान संतुलन के संबंध में क्या सत्य है? लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत के भुगतान संतुलन के संबंध में क्या सत्य है? विकल्प है आपके, सदैव धनात्मक रहा है, सदैव ऋणात्मक रहा है, सदैव संतुलन में रहा है या फिर कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक रहा है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों, लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत का भुगतान संतुलन सदैव संतुलन में रहा है, क्योंकि भुगतान संतुलन लेखे हमेशा दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इस विधि के अनुसार प्राप्ति पक्ष सदैव भुगतान पक्ष के बराबर रहता है, अतः इस दृष्टि से भुगतान शेष सदैव संतुलन में रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लचीली विनिमय दर का विचार किस पर आधारित है? लचीली विनिमय दर का विचार किस पर आधारित है? मांग के सिद्धांत पर, पूर्ति के सिद्धांत पर, उपरोक्त दोनों सिद्धांतों पर या फिर उपरोक्त में से किसी भी सिद्धांत पर नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सिद्धांतों पर। लचीली विनिमय दर का विचार मांग के सिद्धांत पर भी आधारित है और पूर्ति के सिद्धांत पर भी आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुपए को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय कब बनाया गया? रुपए को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय कब बनाया गया? विकल्प है आपके, अप्रैल 1993 में, जुलाई 1995 में, अगस्त 1994 में या फिर अप्रैल 1996 में। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, अगस्त 1994 में। आपको बता दें कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है चालू खाते तथा पूंजी खाते पर होने वाली सभी व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपए को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मुद्रा, डॉलर हुआ, येन हुआ, कोई भी स्वीकृत मुद्रा हो, उसमें परिवर्तित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में रुपए की परिवर्तनीयता सिर्फ चालू खाते पर है, पूंजी खाते पर नहीं। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा भुगतान असंतुलन को सुधारने का मौद्रिक उपाय नहीं है? निम्न में से कौन सा भुगतान असंतुलन को सुधारने का मौद्रिक उपाय नहीं है? मौद्रिक विस्तार या संकुचन, विनिमय नियंत्रण, विदेशी ऋण या फिर अवमूल्यन। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, विदेशी ऋण जो है भुगतान असंतुलन को सुधारने का मौद्रिक उपाय नहीं है, बल्कि कैसा है, व्यापारिक उपाय है। ABD यानी मौद्रिक विस्तार या संकुचन, विनिमय नियंत्रण और अवमूल्यन, ये सब मौद्रिक उपाय हैं, जबकि भुगतान संतुलन में सुधार के व्यापारिक उपाय कौन कौन से हैं? जैसे निर्यात संवर्धन है और आयात नियंत्रण है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स से संबंधित भुगतान संतुलन पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, भुगतान संतुलन से संबंधित कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर बताएंगे।